हाय गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार प्रमाणिक, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज चाईबासा। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतिहास विषय यूजी सेमेस्टर थर्ड पेपर नंबर 6 और पीजी इतिहास विषय पेपर नंबर 11 ग्रुप बी जो स्पेशल पेपर में आते हैं से संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है लोदी स्थापत्य कला शैली। जैसा कि मध्यकाल में ऐसे अनेक राजवंश हुए, जिन राजवंश के कई महत्वपूर्ण सुल्तानों शासकों ने अपने अपने शासन काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपनी जो पहचान बनाई, अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें से दिल्ली सल्तनत के लोधी राजवंश का इतिहास वास्तुकला स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। इस लोधी राजवंश में सिकंदर लोधी के मकबरे में, जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसे उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने 1517-18 ईस्वी में बनवाया। मीनाकारी किए हुए खपरलों का प्रयोग बहुत व्यापक तौर पर किया जाता था और इसमें किया गया था भवन के भीतर और बाहर हरे, पीले, गहरे, नीले आदि रंगों के खपरलों का उपयोग अत्यधिक दक्षता और समुचित परिकल्पना के साथ किया गया। पर इस मकबरे की और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसमें गहरे गुंबद का उपयोग किया गया। भवन के ढांचे का यह स्वरूप संभवतः मूलतः सीरिया से इराक और फारस होते हुए भारत आया था। इसका आविष्कार, भवन का सुडौलपन तथा भीतर और बाहर का अपेक्षित अनुपात कायम रखने के लिए हुआ था। इस उद्देश्य से भीतरी और बाहरी गुंबदों का पृथक पृथक निर्माण किया गया था। इस आविष्कार का सर्वप्रथम उपयोग दिल्ली के सियाबुद्दीन ताज खान की मकबरे में किया गया था और बाद में सिकंदर शाह के मकबरे में किया गया। बाद में मुगल वास्तुकला के विकास में भवन निर्माण के इस आविष्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सुडौल निर्माण परिकल्पनाओं को कार्य रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। सिकंदर लोदी के मकबरे की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसके घेरे की दीवार का विशाल और अर्ध अलंकृत स्वरूप था।
यह एक प्रकार से तुगलकों के मकबरों के किलेबंदी वाले भीतरी स्वरूप और मुगलों के सजे धजे बगीचों और इसके बीच की स्थिति में है, जबकि इस अवधि के शाही मकबरे एक सुस्थापित और कमोबेश एक रूप नमूने पर बनाए गए हैं। सरदारों के समसामयिक मकबरे एक नए और विशिष्ट किस्म के हैं, यद्यपि वे सामान्य और एक हद तक शोभाहीन जैसे लगते हैं, पर उनकी भी एक महत्ता और शक्तिमत्ता थी। इसी तरह सियाबुद्दीन ताज खां का मकबरा और दादी का गुंबद और पोली का गुंबद नाम से जाने जाने वाले मकबरे भी उल्लेखनीय है। ये स्मारक संभवतः सामान्य रूप से समकोण चतुर्भुजाकार ठोस से लगने वाले भवन हैं, जिनके गुंबद चौकर मीनार के मेहराबों पर बनाए गए। इस तरह इसी अवधि की एक और अधिक भव्य मस्जिद मौट की मस्जिद है, जिसे सिकंदर शाह के प्रधानमंत्री ने बनवाया था। उसका प्रार्थना कक्ष एक से दूसरे सिरे तक 124 फुट 6 इंच का है। यह इस अवधि का अपनी तरह का सबसे बड़ा भवन है। यह लोधी शासन की वास्तुकला के सर्वोत्तम गुणों का प्रतीक स्वरूप है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें दास और खिलजी शासन के अवधियों के स्मारकों में से उसकी काव्यात्मक नहीं है, पर बाद की मुगल शैली की लयबद्ध पूर्णता भी इसमें नहीं है। फिर भी इसमें कल्पना की स्वच्छंदता, भवन निर्माण की विधियों की निर्बंध अनेकता और प्रकाश और रंग के सामंजस्य की कल्पना है, जो सब मिलाकर उसे संपूर्ण इस्लामी वास्तुकला के जीवन एवं सर्वाधिक सुंदर भवनों में अद्वितीय स्थान का अधिकारी बनाते हैं। इन भवनों के पिछले कोनों पर मंजिलों वाली खुली मीनारें हैं, जिसमें वास्तुकला के सामान्य मुकाबले विशेष रूप से उन मकबरों के सुंदर अंग हैं। इस प्रकार मौट की मस्जिद सर्वोत्तम पठान स्मारक भवनों में से एक है। ये भारत की वास्तुकला
के सर्वोत्तम नमूने हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली के सैयद राजाओं ने और इसके साथ साथ लोधी राजाओं ने खिलजी शासनावधि की वास्तुकला की सज धज और गरिमा को अपने भवनों के जरिए फिर से उद्घटित करने की चेष्टा की, पर इसमें उन्हें एक हद तक ही सफलता मिली। वे लोग तुगलक अवधि की वास्तुकला के प्रहारक के प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सके। सैयद, फिर लोधी शासनावधि के भवन मुख्यतः इस बात के लिए उल्लेखनीय है कि वे अधिकांशतः मृत शासकों और सरदारों के स्मारक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वास्तुकला के दृष्टिकोण में इतिहास में सैयद और फिर लोधी स्थापत्य कला शैली काफी सर्वोत्तम नमूने हैं। इतिहास में इसकी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।